हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्टेड क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, अलाइड सर्विसेज हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब ये क्वेश्चन आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 58 यानी कि 58 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चन से डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 59 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। द फर्स्ट वुमन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू द राज्यसभा वॉज। तो प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित या फिर चयनित की गई थी तो वह कौन थी? तो देखो प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी तो वो थी नरगिस दत्त। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि यह कब राज्यसभा के लिए जो है तो नॉमिनेट की गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह 1980 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई थी। बाकी नरगिस दत्त का आपको पता है इनके पुत्र का क्या नाम है? तो इनके पुत्र का नाम है संजय दत्त, जो कि एक फिल्म एक्टर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा। तो किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं? अभी देखो थोड़े दिन पहले वाली पॉलिटी वाली क्लास में ही हमने डिस्कस किए हुए थे कुछ एक स्टेट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार उनके लोकसभा की सीट्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं, तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कितने आते हैं वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी हैं? तो वो हैं 80। अब ये तो हमने देखा लोकसभा की। अब देखो कई बार आपसे राज्यसभा की भी पूछ ली जा सकती है। तो राज्यसभा की सीट्स कितनी है यूपी में? तो वो है 31। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा। कई बार आपसे विधानसभा भी पूछ लिया जा सकता है। तो विधानसभा की टोटल सीट्स कितनी है यूपी में? तो वह है 403। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिए। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब देखो हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में एक तो गुजरात स्टेट का पूछा गया था और एक हरियाणा की। गुजरात स्टेट और हरियाणा की लोकसभा की सीट्स पूछी गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ गुजरात में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? तो वह है 26 और हरियाणा में कितनी है? तो वह है 10। अब हमारे हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? तो वह है 4। अब हिमाचल प्रदेश के साथ जितने भी स्टेट्स जो है तो बाउंड्री साझा करते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आपको पता चल गया हरियाणा में लोकसभा की सीट्स कितनी है? तो वह है 10। फिर पंजाब में लोकसभा की सीट्स कितनी है? तो वह है 13 यानी कि 13। उत्तराखंड में कितनी है? तो वह है 5। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, एक लोकसभा की सीट्स किस किस राज्य में है? तो वो है सिक्किम में, नागालैंड में और मिजोरम में। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। अच्छा, 2 लोकसभा की सीट्स किस किस राज्य में है ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो, मैंने आपको बताया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ। तो भारतीय संसद में शामिल क्या क्या है? तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले स से बन जाता है संसद और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है और ल से बन जाता है लोकसभा जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब राष्ट्रपति भी यहाँ पर ऑप्शन में थे और राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको हर बार बताता हूँ राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में वर्णित किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की चर्चा आर्टिकल 61 में की गई है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। ये आर्टिकल्स मैं आपको हर बार रिवाइज करवाता हूं तो ये आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, ध्यान से इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 121 की अगर बात की जाए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 61 में। ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आता है। अब देखो, थोड़े दिन पहले वाली पॉलिटी वाली क्लास में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आता है, तो वो आता है गुवाहाटी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्र में, गुवाहाटी हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में जो है तो टोटल कितनी स्टेट्स आती हैं, तो वो आती हैं 4 स्टेट्स। वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो एक तो आती है असम, एक आती है नागालैंड, एक आती है मिजोरम और एक आती है अरुणाचल प्रदेश। ये चारों की चारों डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सबसे पहले असम, फिर नागालैंड, उसके बाद मिजोरम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, तो यह गुवाहाटी हाई कोर्ट क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आती है। अब वहीं पर मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था, उसी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था पंजाब और हरियाणा का। तो पंजाब और हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में कौन सा हाई कोर्ट आता है, तो वो आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है तो पंजाब और हरियाणा का संयुक्त रूप से हाई कोर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अंडमान निकोबार है वह कलकत्ता हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट। तो भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन द्वारा जो है तो जोड़ा गया था। तो जो 9वीं अनुसूची है उसको फर्स्ट यानी कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब कई बार यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो 10th शेड्यूल है यानी कि 10वीं अनुसूची है उसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो उसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची कहती क्या है, तो यह दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। और इसको जोड़ा कब गया था, तो इसको 1985 राजीव गांधी के समय जोड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है 11th यानी कि 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची कहती क्या है, तो यह पंचायत के बारे में कहती है। उसी के बाद आपसे पूछा जाता है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची कहती क्या है, तो यह नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी के बारे में हमें बताती है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की बात की जाए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू द। तो भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं करवाता है। तो देखो, जो इलेक्शन कमीशन होता है वह लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गए, इन सभी को करवाता है। बाकी लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय निकाय इनके चुनाव को नहीं करवाता। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let's Prepare To सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ पॉपुलरली नोन एज आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड। हिमाचल प्रदेश की किस झील को आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है नाको झील को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि नाको झील यह पड़ती कहाँ पर है, तो यह पड़ती है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ऑप्शन ए में देख के रखा है खजियार। खजियार झील कहाँ पर पड़ती है, तो यह डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। ऑप्शन सी में है रेणुका। रेणुका झील कहाँ पर पड़ती है, तो यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। ऑप्शन डी में है डल झील। डल झील कहाँ पर पड़ती है, तो यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वह है रेणुका झील, जो कि सिरमौर में पड़ती है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड यानी कि कृत्रिम झील कौन सी है, तो वह है गोविंद सागर झील, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये भी आपको कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो शक्ति देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो शक्ति देवी मंदिर यह चंबा के छतराड़ी में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक मंदिर आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है माता बाला सुंदरी मंदिर, तो वो कहाँ पर है, तो वह सिरमौर के त्रिलोकपुर में है। कई बार आपसे पूछा जाता है जटोली मंदिर या फिर शूलिनी मंदिर, यह कहाँ पर है, तो यह डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। मृकुला देवी मंदिर हो गया और त्रिलोकीनाथ मंदिर हो गया, तो ये दोनों मंदिर कहाँ पर हैं, तो यह लाहौल स्पीति में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमीरपुर में भी कुछ एक फेमस मंदिर हैं, जैसे कसोता मंदिर हो गया, शनिदेव मंदिर हो गया, नर्मदेश्वर मंदिर हो गया, मुरली मनोहर मंदिर हो गया, तो ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए।
अब बेसिकली यहाँ पर चंबा की बात की गई थी, तो चंबा में नाडा महल है और रंग महल है। तो नाडा महल और रंग महल इसको किसने स्थापित किया था? तो इसको बनाया था उमेद सिंह ने, जो कि चंबा का राजा था। बाकी अभी आपसे पूछा जाता है भूरी सिंह म्यूजियम, ये कहाँ पर है? तो ये भी चंबा में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। बाकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि चंबा में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं? तो विधानसभा की चंबा में है टोटल 5 सीट्स। और वो 5 सीट्स किस किस एरिया से है? तो वो है चुराहा, चंबा, डलहौजी, भटियात और भरमौर। तो ये भी कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, महमूद गजनवी प्लंडर द कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपीडिशन। तो महमूद गजनवी ने किस हमले में कांगड़ा किले में लूटपाट की थी? तो महमूद गजनवी ने 1009 में जो है तो कांगड़ा किले में लूटपाट की थी। और ये उसका चौथा अभियान था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उसने ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर को लूटा था, ये भी आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर देखो, एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आया था महमूद गजनवी, और वो कब आया था? 1009 में। और उसने जो है तो कांगड़ा किले को लूटा था, ये आपको पता चल गया। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद, ये आपको पता होना चाहिए। और अब देखो, इसके बाद कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? इसके बाद कांगड़ा पर जो है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है तो आक्रमण किया था। कब किया था? 1337 में। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो था पृथ्वी चंद, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और कब किया था? 1365 में। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो था रूपचंद। तो ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस भी आपको यहाँ पर नोट रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर सिख आर्मी अंडर जनरल वेंचुरा वॉज सेंट टू मंडी। तो सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष जो है तो मंडी भेजा गया था? तो सिख सेना को मंडी कब भेजा गया था? तो 1839 1839 में इसको मंडी भेजा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, मंडी जिले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रानी खैरगढ़ी। तो रानी खैरगढ़ी का संबंध किस जिले से है? तो आप सभी को पता है कि रानी खैरगढ़ी का संबंध मंडी जिले से है। अब देखो, आपको एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि इनको रानी खैरगढ़ी ही क्यों बोलते हैं? क्या इनका कोई और नाम नहीं था? तो देखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इनका जो रियल नेम है वो है रानी ललिता कुमारी। क्या नाम है? रानी ललिता कुमारी। अब आप पूछोगे कि इसको रानी खैरगढ़ी क्यों कहा जाता है? तो देखो, इनको खैरगढ़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका पैतृक घर था वह उत्तर प्रदेश के खैरगढ़ में स्थित था, इसलिए इनको रानी खैरगढ़ी कहा जाता है। और इनका मैंने रियल नेम भी आपको बता दिया, रानी ललिता कुमारी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मियाँ जीप्पू। मियाँ जीप्पू का संबंध कहाँ से है? तो मियाँ जीप्पू का संबंध भी मंडी रियासत से रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हेरिटेज सिटी कौन सी थी? तो वो थी मंडी, ये आप सभी को पता होता। अच्छा, फर्स्ट हेरिटेज विलेज कौन सा था? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, इन विच ईयर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑन द कांग्रेस पार्टी वाज ऑर्गेनाइज एट ताल इन सुजानपुर टीरा। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा किस वर्ष में सुजानपुर टीरा के ताल में आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी 1927 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1971 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखो, इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछा गया है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पर आपसे पूछा गया था हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश ने कब 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर दिया था? तो ये भी आपको नोट रखना है कि 1988 में हिमाचल प्रदेश ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर दिया था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। बाकी अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है हमीरपुर जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं, जैसे सोलन की इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सोलन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये सोलन में है। बद्दी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये भी सोलन में है। बहार यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये सोलन के बाकना घाट में है। जेपी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये भी सोलन के बाकना घाट में स्थित है। तो ये तो हमने देखी सोलन की कुछ एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है। कई बार आपसे पूछा जाता है एटर्नल यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर है? तो एटर्नल यूनिवर्सिटी जो है तो सिरमौर के बड़ू साहब में है। अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो अर्नी यूनिवर्सिटी कांगड़ा के इंदौरा में है। फिर श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो वो पालमपुर में है। और पालमपुर कहाँ पर पड़ता है? तो यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अच्छा, एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गई, नॉन यूनिवर्सिटी हो गई, और कृषि विश्वविद्यालय हो गया। इनकी स्थापना कब हुई थी? ये कहाँ कहाँ जो है तो किस जिले में स्थित हैं?
और इनकी स्थापना कब की गई थी और इसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, ये सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।